students, welcome to Anjana's class. Students, today we are going to deal with the multiple choice questions from your class 10th English book, First Flight. Today we will be taking two poems. First one is Dust of Snow and the other one is Fire and Ice. Both poems are written by Robert Frost. स्टूडेंट्स आज हम दो पोएम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लर्न करेंगे और ये दोनों पोएम है डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस. सो लेट्स बिगिन विद दिस टास्क. Number 1. What are the two negative creatures that Frost used as carriers of positivity? ऐसे कौन से दो नकारात्मक प्राणी हैं जिनको फ्रॉस्ट ने सकारात्मकता के वाहक के रूप में इस्तेमाल किया है. यानी दो ऐसी नकारात्मक चीज़ें जो कि सकारात्मकता पॉजिटिविटी फैलाती हैं. नंबर 1 स्नो एंड डस्ट यानी बर्फ और धूल. नंबर 2 हैमलिक ट्री एंड स्नो. दूसरा ऑप्शन है हैमलिक ट्री और बर्फ. Number 3 snow and crow. Number 4 hamlet tree and crow. Crow means kawa. And the correct answer is number 2 hamlet tree and snow. Question number 2. Who composed the above lines? जो पोएम लिखी है जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो वो किसने लिखी है? नंबर 1 जॉन बैरीमैन. नंबर 2 कैरोलिन वेल्स. नंबर 3 लेस्ली नॉरिस. नंबर 4 रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो स्टूडेंट्स ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. सो द करेक्ट आंसर विल बी नंबर 4 रॉबर्ट फ्रॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है ये क्या बताती है? नंबर 1 हीलिंग पावर ऑफ नेचर. प्रकृति किस प्रकार से हम मनुष्य को शांत करती है या सद्भावना फैलाती है, वो ये पहला ऑप्शन है. नंबर 2 पार्टिकल्स ऑफ स्नो बर्फ के कण. नंबर 3 कूल वेदर ठंडा मौसम. नंबर 4 नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज नंबर 1 हीलिंग पावर ऑफ नेचर. क्वेश्चन नंबर 4. वेयर वॉज द क्रो? कौवा कहाँ पे था? नंबर 1 ऑन पीपल ट्री. Number 2 hamlet tree. Number 3 deodar cedar. Number 4 banyan tree. And the correct answer is number 2 hamlet tree. जो कौवा था वो hamlet tree पे बैठा हुआ था. Question number 5. From where was snow dropped? बर्फ कहाँ पर गिरी, किस पर गिरी, कहाँ से गिरी? From यानी कहाँ से गिरी. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है फ्रॉम पीपल ट्री. पीपल ट्री से नीचे गिरी. नंबर 2 फ्रॉम नीम ट्री. नीम के पेड़ से गिरी. नंबर 3 फ्रॉम हैमलिक ट्री. हैमलिक ट्री से नीचे गिरी. नंबर 4 फ्रॉम रोज प्लांट या गुलाब के पौधे से गिरी. एंड द करेक्ट आंसर इज नंबर 3 फ्रॉम हैमलिक ट्री. हैमलिक ट्री से वो बर्फ नीचे झड़ी थी. क्वेश्चन नंबर 6. What did crow shake on the poet? क्रो ने पोएट के ऊपर क्या झाड़ा या क्या गिराया? नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 है डस्ट ऑफ ट्री पेड़ की धूल. नंबर 2 डस्ट ऑफ गार्डन. नंबर 3 डस्ट ऑफ स्नो. नंबर 4 डस्ट ऑफ लैंड. एंड द करेक्ट आंसर इज डस्ट ऑफ स्नो यानी बारीक बर्फ के कण. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? जो बर्फ़ की धूल होती है यानी बहुत बारीक बर्फ़ होती है वो क्या बताती है? नंबर 1 हीलिंग पावर ऑफ नेचर यानी प्रकृति जो हमारे मन को अच्छा करती है, हमारे घावों को भरती है. नंबर 2 पार्टिकल्स ऑफ स्नो बर्फ़ के कण. नंबर 3 कूल वेदर ठंडा मौसम. नंबर 4 नन ऑफ द अबव. And the correct answer is number 1 healing power of nature. Question number 8. Whose part of the day has been saved? Whose part किसका हिस्सा of the day किसका दिन का कुछ हिस्सा बच गया?
नंबर 1, क्रोज पार्ट ऑफ द डे, कौवे के हिस्से में जो दिन था वो बच गया। नंबर 2, ट्रीज पार्ट ऑफ द डे, पेड़ का दिन बच गया, पेड़ का समय बच गया। नंबर 3, पोएट्स पार्ट ऑफ द डे, या पोएट के कवि के दिन का कुछ हिस्सा बच गया। नंबर 4, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर है नंबर 3, पोएट्स पार्ट ऑफ द डे, कवि का दिन का कुछ हिस्सा। दरअसल इस पोएम में ये था कि पोएट हैमलेट ट्री के नीचे खड़ा हुआ था और काफ़ी दुखी था, और उसी पेड़ के ऊपर क्रो बैठा हुआ था। तो जब क्रो एकदम डाली से हिला तो बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिरे, पोएट के ऊपर। तो एकदम से जो विचारों में खोया हुआ था वो जाग जाता है, मतलब उसकी तंद्रा भंग होती है और उसको फिर अच्छा महसूस होता है। इस प्रकार से पोएट का दिन जो पहले खराब था वो अब अच्छा हो गया। द पोएट वॉज इन, पोएट था, कैसे मूड में था? नंबर 1, प्लेजेंट मूड, अच्छे मूड में था। नंबर 2, प्लेफुल मूड। नंबर 3, रफ मूड। नंबर 4, सैड मूड। एंड द करेक्ट आंसर इज प्लेफुल मूड। क्वेश्चन नंबर 10, वॉट इज द नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम क्या है? अभी हमने पहले भी इसको लर्न किया था। पोएट का नाम क्या है? नंबर 1, सिल्विया प्लाथ। नंबर 2, W.B. येट्स। नंबर 3, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नंबर 4, रॉबर्ट बर्न्स। एंड द करेक्ट आंसर इज 3, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये कविता लिखी है। Question number 11, name the poetic device used in the line has given my heart. इसमें poetic device है alliteration, number 2 metaphor, number 3 oxymoron, number 4 simile, and the correct answer is alliteration. Question number 12, what did the poet think of the day before the dust of snow fell on him? जब उसके ऊपर बर्फ़ की जो कण थे वो पोएट के ऊपर गिरे, तब पोएट ने बारे में, अपने दिन के बारे में क्या सोचा? पहला ए है ऑप्शन, ही वॉज एनर्जेटिक, वो ऊर्जावान था। नंबर 2, ही वॉज रूड, वो काफ़ी गुस्से में था। नंबर 3, ही वॉज लकी, वो बहुत ही ज़्यादा लकी था। नंबर 4, हिज डे वॉज र्यून, या उसका दिन बर्बाद हो गया। मतलब जब उसके ऊपर बर्फ़ गिरी उससे पहले कवि क्या सोच रहा था अपने बारे में? तो कवि ये सोच रहा था कि मेरा दिन खराब हो गया, और जैसे उसके ऊपर बर्फ़ गिरी तो उसको लगा नहीं, मेरा दिन अभी भी बचा हुआ है, बच गया है, कुछ अच्छा समय भी बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, what has the poet saved? पोएट ने क्या बचाया? जब वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और उसके ऊपर बर्फ के कण गिरे तो क्या हुआ? उसने क्या बचाया? सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ हिस्सा। सम मनी, कुछ पैसा। सम पोइट्री, कुछ कविता। सम पार्ट ऑफ अ बुक, या फिर किताब का कुछ हिस्सा। एंड द करेक्ट आंसर इज सम पार्ट ऑफ द डे, उसके दिन का कुछ हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 14, name of the poetic device used in the line has given my heart, has given my heart, has given my heart, has ये साउंड है ह, एंड देन हार्ट, तो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, तो इसमें पोइटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। स्टूडेंट्स, इसी डस्ट ऑफ स्नो का लास्ट क्वेश्चन है, द क्रो एंड हैमलेट ट्री सिंबलाइज। क्रो और हैमलेट ट्री है वो क्या बताते हैं? क्या सिंबलाइज करते हैं? तो ये है नंबर 1, सौरो, क्या वो दुख के प्रतीक है? नंबर 2, हैप्पीनेस, खुशी के प्रतीक हैं। सी, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन या उत्सव मनाने के प्रतीक है। नंबर 4, डेथ या मृत्यु के। एंड द करेक्ट आंसर इज सौरो, वो दुख के प्रतीक है। हैमलेट ट्री और क्रो दोनों को दुख का प्रतीक माना है। इस जो स्लाइड में है आप देखिए, कवि नीचे है, खड़ा हुआ है और पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है, और कोए अपना
पेड़ को हिलाता है, हिलता, तो उससे बर्फ के कण देखिए पोएट के ऊपर गिर रहे हैं। स्टूडेंट, अब हम फायर एंड आइस से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ? पृथ्वी को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? नंबर 1 फायर, नंबर 2 आइस, नंबर 3 बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट, नंबर 4 नन। यानी पृथ्वी फायर से नष्ट होगी या आइस से नष्ट होगी। फायर का मतलब है डिज़ायर, इच्छा, और आइस का मतलब है हेट्रेड या जेलसी। तो पृथ्वी क्या इच्छा से यानी डिज़ायर से नष्ट होगी या कि जेलसी से? एंड द आंसर इज 3, बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट। दोनों ही चीज़ें यानी फायर और आइस दोनों ही पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉज ऑफ मैन्स डिस्ट्रक्शन इज? मनुष्य को के विनाश का कारण क्या है? नंबर 1 फैमिली, नंबर 2 गोल्ड, नंबर 3 लस्ट, नंबर 4 मनी। एंड द करेक्ट आंसर इज लस्ट। लस्ट का अर्थ होता है लालसा, लालच। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज ही यूज्ड personification? व्हाट हैज ही यूज्ड personification? यानी पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी शब्द को हम एक मूर्त रूप देते हैं, आकार देते हैं, तो कहलाता है कि हमने उसको पर्सोनिफाई किया है। ऑप्शन ए इज फायर, ऑप्शन 2 आइस। यानी फायर से उसने कहा कि ये डिज़ायर है, और आइस का जब इस्तेमाल कर रहा है कवि, तो आइस का मतलब है कि हेट्रेड, घृणा है। नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 both 1 and 2, and the correct answer is both 1 and 2. Question number 4, name the poetic device used in the line I hold with those who favor fire. ये जो लाइन है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसके अंदर कौन सी अलंकार या उपमा का इस्तेमाल हुआ है जिसको पोइटिक डिवाइस कहते हैं? नंबर 1 एसोनेंस, नंबर 2 एलिट्रेशन, नंबर 3 नन, और ऑप्शन 4 बोथ। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ। यानी इस लाइन में एजोनेंस और एलिट्रेशन दोनों का उपयोग किया गया है। एलिट्रेशन लाइक फेवर फायर, यानी इसमें जो व्यंजन ध्वनि है उनको भी रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। अब फिर से ये प्रश्न है पोइटिक डिवाइस का। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। ये जो लाइन है इसमें ये कहा जाता है कि विनाश के लिए आइस, आइस यानी हेट्रेड या घृणा, वो भी काफ़ी है। तो इसमें कौन सी, इस लाइन में किस अलंकार का उपयोग किया गया है या पोइटिक डिवाइस का उपयोग किया गया है? नंबर 1 मेटाफर, नंबर 2 इमेजरी, नंबर 3 alliteration, number 4 oxymoron, and the correct answer is imagery. बच्चों, इमेजरी वो पोइटिक डिवाइस है जिसमें किसी शब्द को या किसी फ्रेज को जब हम पढ़ते हैं तो वो पूरे शब्द मिलकर एक आकार देते हैं, एक हमारे सामने एक आकार को प्रस्तुत करते हैं, वो किसी की इमेज को निर्मित करते हैं, तो ये डिवाइस कहलाती है इमेजरी। जब हम आइस वर्ड पढ़ते हैं इस पोएम में, तो आइस से हमें पता चलता है कि ये जेलसी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6, हु कंपोज दीज लाइन्स? इस कविता को किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 नैश, नंबर 2 कार्ल सैंडबर्ग, नंबर 3 W.B. Yeats, नंबर 4 रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ? आइस किसका प्रतीक है? नंबर 1 लस्ट, नंबर 2 लव, नंबर 3 डिजायर,
नंबर 4 हेट्रेड। तो ये आइस है, ये हेट्रेड यानी घृणा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिश? पैरिश का अर्थ क्या है? नंबर 1 ब्लूम खिलना, नंबर 2 राइज उठना उदय होना, नंबर 3 डाई मरना, नंबर 4 ग्लो चमचमाना। तो इसका करेक्ट आंसर है डाई। पैरिश का अर्थ होता है मरना या खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन? किस प्रकार से पृथ्वी का अंत होगा या किस वजह से पृथ्वी का अंत होगा? ऑप्शन नंबर 1 फायर एंड आइस, ऑप्शन नंबर 2 फायर, ऑप्शन नंबर 3 आइस, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट, नन ऑफ द अबव का मतलब है इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन इसका सही उत्तर है फायर एंड आइस, यानी डिज़ायर और हेट्रेड दोनों से, यानी हमारी जो इच्छाएं हैं और घृणा है उन दोनों से ही पृथ्वी नष्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द वर्ल्ड इज टू पैरिश ट्वाइस, यदि अब संसार को 2 ही बार खत्म होना है, द पोएट फेवर्स, तो कवि किसके पक्ष में बात करता है? नंबर 1 एटम बॉम्ब, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 आइस एंड नंबर 4 फायर। जब पृथ्वी को दोनों तरीके से ही नष्ट होना है तो कवि कहता है कि मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी फायर से नष्ट होगी, यानी डिज़ायर से, हमारी इच्छाओं के कारण नष्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट? ये जो पोएम है फायर एंड आइस, ये किस पोएट ने लिखी है? नंबर 1 सिल्विया प्लैथ, नंबर 2 W.B. Yeats, नंबर 3 W.B. Yeats, नंबर 3 रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नंबर 4 रॉबर्ट बर्न्स, and the correct answer is Robert Frost. Question number 12, name the poetic device used in the line to say that for destruction ice is also great. इस तरह का क्वेश्चन हमने फायर के बारे में पढ़ा था, अब आइस के बारे में आया है कि जब कि इस तरह से कहना कि किसी चीज़ के विनाश के लिए आइस भी उतनी ही महान है या आइस से भी उतनी ही तेज़ी से विनाश हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सी उपमा अलंकार यानी पोइटिक डिवाइस का उपयोग किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं मेटाफर, नंबर 2 इमेजरी, नंबर 3 एलिटरेशन, नंबर 4 ऑक्सीमोरन। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 इमेजरी। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? कवि उन लोगों के साथ में क्यों खड़ा है जो ये कहते हैं कि हमारी पृथ्वी है वो डिज़ायर यानी फायर से नष्ट होगी? ऑप्शंस हैं नंबर 1 बिकॉज लव अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों के बीच में प्रेम बढ़ रहा है। बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों के बीच में घृणा बढ़ रही है। नंबर 3 बिकॉज द लस्ट फॉर मटीरियल थिंग्स इज़ इंक्रीजिंग क्विकली, क्योंकि लोगों के मन में ये भौतिक सुख सुविधाओं का लालच बढ़ रहा है, इच्छा बढ़ रही है। नंबर 4 नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज नंबर 3 बिकॉज द लस्ट फॉर मटीरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली, क्योंकि फायर का अर्थ ही होता है डिज़ायर या लस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इज? पृथ्वी को नष्ट करने के लिए क्या चीज़ पर्याप्त है? नंबर 1 डिक्टेटरशिप तानाशाही, नंबर 2 अफेक्शन प्यार, नंबर 3 लव, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, नंबर 3 लव यानी प्रेम, नंबर 4 हेट्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है हेट्रेड यानी घृणा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद? कवि आग की तुलना किससे करता है? कंपेयर यानी तुलना करना। नंबर 1 डिज़ायर, नंबर 1 हेट्रेड घृणा से, नंबर 2 डिज़ायर, नंबर 3 हॉट, नंबर 4 बोथ 1 and 3, एंड द करेक्ट आंसर इज डिज़ायर। फायर का अर्थ है डिज़ायर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरिश? पैरिश का अर्थ क्या है? तो स्टूडेंट्स अभी हमने इसको एक बार किया था, इस क्वेश्चन को हम फिर से करते हैं। नंबर 1 ब्लूम खिलना, नंबर 2 राइज, नंबर 3 डाई, नंबर 4 ग्लो, एंड द करेक्ट आंसर इज डाई। पैरिश का मतलब होता है मरना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? कविता की राइमिंग स्कीम यानी लय कैसी है? पहला है ए बी सी बी। नंबर टू ए बी सी बी। नंबर थ्री बी सी बी। Number four, A B B C B. And the correct answer is number one, A B C B. इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आज ये दोनों पोएम डस्ट ऑफ स्नो एंड आइस एंड फायर दोनों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप बार बार पढ़ेंगे और आंसर्स को आप चेक करिए। इस तरह से आपको इस पोएम के बारे में आप और भी अच्छे से पोएम को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले आप इन दोनों पोएम्स को की रीडिंग लगाइए और उसके बाद इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।